किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख कृषि समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बनाने की घोषणा। पूरे प्रदेश में सामान्य से 32% कम वर्षा। औद्यानिक मिशन के लिए 5,82,00,000 रुपए जारी। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 7,619.83 करोड़ रुपया बकाया और 10,000 मीट्रिक टन प्याज के आयात का निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बनाए जाने की घोषणा की है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने इस आशय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कृषि कार्य में लगे लोगों के कल्याण पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। हमें कृषि की ही भांति किसानों के लिए भी योजना बनानी होगी। अब हम कृषि विभाग की जगह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का गठन करेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय से प्राप्त वर्षा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 75 जनपदों में अब तक की सामान्य वर्षा 535.9 मिलीमीटर के सापेक्ष 367.6 मिलीमीटर प्राप्त हुई है, जो सामान्य की 68.6% है। इसके अलावा दुग्ध उद्योग, पशुधन में वृद्धि, काश्त कार्य, पशुपालन और कुक्कुट पालन के कार्य में लगे श्रमिक भी पुनरीक्षित मजदूरी दर के हकदार होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य औद्यानिक मिशन योजना के लिए केंद्रांश समेत 5,82,92,000 रुपए जारी कर दिया है। विभागीय मंत्री ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति घटक के लाभार्थियों के लिए ही किया जाएगा तथा निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थापित विभिन्न चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 7,619.83 करोड़ रुपया बकाया है। इस बकाया राशि में 7,579.06 करोड़ रुपया तो पेराई सत्र 2014-15 का ही है। इसके अलावा पेराई सत्र 2010-11 का 6.76 करोड़, पेराई सत्र 2011-12 का 17 करोड़ और पेराई सत्र 2012-13 का 9.01 करोड़ रुपया बकाया है। ये सूचना सरकारी सूत्रों ने दी है। प्याज की कीमतों में वृद्धि नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने MMTC के जरिए 10,000 मीट्रिक टन प्याज के आयात का निर्णय लिया है। इसके लिए शीघ्र ही ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। ये जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी है। और अब आइए एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। प्रदेश के विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 1,450 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,465 रुपए, फैजाबाद में 1,415 रुपए, मुरादाबाद में 1,470 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा की मंडी में 2,050 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2,900 रुपए, फैजाबाद में 2,075 रुपए, मुरादाबाद में 2,150 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चना का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा की मंडी में 4,880 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 3,850 रुपए, फैजाबाद में 5,250 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 4,630 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। और अब सब्जियों के भाव। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा की मंडी में 540 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 510 रुपए, फैजाबाद में 600 रुपए, मुरादाबाद में 850 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा की मंडी में 3,480 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,850 रुपए, फैजाबाद में 3,900 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 3,270 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा की मंडी में 650 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 550 रुपए, फैजाबाद में 575 रुपए और मुरादाबाद में 860 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में मौसमी का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 2,380 रुपए, मेरठ में 1,300 रुपए, फैजाबाद में 2,225 रुपए और मुरादाबाद में 1,520 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में सेब का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 2,740 रुपए, मेरठ में 3,500 रुपए, फैजाबाद में 5,800 रुपए और मुरादाबाद में 4,000 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख, विज्ञापन
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आज हम आपको लेकर चलते हैं जिला बाराबंकी के ग्राम सिकोहना में, जहां नाबार्ड के सहयोग से NGO के द्वारा संचालित कृषक क्लब के सदस्यों ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसान क्लब की मीटिंग में आप सभी लोगों का एवं सम्मानित कृषक भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के बीच आज जो टीम आई हुई है, ये आप लोगों से जानना चाहेगी कि विगत 1 वर्षों से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन 1 वर्षों में आप लोगों ने हमसे क्या सीखा है और आप लोगों ने क्या किया है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हुई है। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं इसी गांव का निवास रहने वाला हूं। हमारे वहां सब्जी के मामले में जो हमारा क्षेत्र है, सब्जी के मामले में वो बहुत पीछे था। अब जब से ये नाबार्ड सत्यम ओम शरणम कृषक क्लब का जब से ये शुभारंभ हुआ है और भैया जी मनोज जी ने जो जानकारियां यहाँ पे दी हैं, इससे हमारे वहाँ सब्जी की पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे अच्छा लाभ हो रहा है। मेरा राम नरेश नाम है, मैं ग्राम सिकोहना का निवासी हूँ और मनोज भैया ने मुझे बताया था कि बीज जाकर लखनऊ से ले आइए, तो मैंने जड़ लाया, मुझे नहीं मिली, तो हमने सब लोगों से 1-1 किलो लिया, 2 किलो, तो 10-20 जड़ लगवाया, तो उसमें समझ लो हमारे में 8 किलो तेल आया। अब हम जानेंगे ग्राम सिकोहना के प्रगतिशील किसान अशोक कुमार वर्मा जी से कि नील हरित शैवाल की खाद कैसे तैयार की जाती है। हमारी इस गड्ढे की लंबाई 15 फीट है, 3 फीट चौड़ाई है, 5 किलोग्राम मिट्टी पड़ी हुई है और 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट पड़ा हुआ है, 50 ग्राम ये कार्बोफ्यूरान पड़ा हुआ है। नील हरित शैवाल 500 ग्राम डाला है। अब ये हमारी खाद तैयार हो जाएगी। इसको 1 एकड़ में हमारे डालने भर की होगी। इसका कार्य है खेत में डालने से उसमें काई बन जाती है और नमी बनी रहती है और यूरिया का भी ये काम करती है। उपज में हमको यूरिया कम डालनी पड़ती है, सिंचाई में पानी कम लगाना पड़ता है। जब नमी बनी रहेगी तो हमारी फसल पर किसी प्रकार पानी की कमी नहीं आएगी, इससे पैदावार अच्छी तरीके से मिल जाएगी हमको। अब हम आपको मिलवाते हैं ग्राम सिकोहना जिला बाराबंकी के किसान रामचंद्र जी से। इन्होंने कृषक क्लब की सहायता से बैगन की उन्नतशील खेती की है। नाम क्या है आपका? रामचंद्र। अच्छा रामचंद्र जी, कितनी जमीन है आपके? 7 बीघा। अच्छा, इन 7 बीघा में आप कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं? आलू, बैंगन, पिपरमिंट। अच्छा, इस खेत में हम बैठे हैं, ये तो बैगन का खेत है। ये आपका ही है? हाँ।
अच्छा, इसमें किस तरह से खेती की आपने बैगन की? पहले बीज लाए। बीज कहाँ से लिया आपने? बिशनपुर से। अच्छा, तो वहाँ से प्रमाणिक आप बीज लेकर आए। फिर क्या किया? फिर यहाँ बोएं खेत में। जी, कैसे बोना है, कैसे खेती करनी, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? जानकारी वार्ड से नहीं। अच्छा, उसके द्वारा आपको जानकारी मिली। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया, किस तरह से खेती की? पहले उसका हम गोड़ के यहाँ बोए के यहाँ रबर के खेतवा। अच्छा, बीज बोए। अच्छा, ठीक है, सिंचा गवाऊ, जब ब्योर तैयार भवा खेत बना के तब नाला खींच के तब लगावा। अच्छा, जब आपके ये बैगन तैयार हो जाता है तो इसकी तुड़ाई कैसे करते हैं और कहाँ इसको जाके बेचते हैं? ये फतेहपुर ले जाते हैं मंडी। अच्छा, तो कैसा दाम मिलता है आपके बैगन? अरे ये तो कम आवा तो गरा अच्छा दाम। हाँ, सही गरा आएगा तो मद्दा। बैगन जो आपके यहाँ हो रहा है तो वो किस तरह का, अच्छा बैगन है कि मध्यम क्वालिटी का है, किस तरह का है? अच्छे क्वालिटी में है। अच्छी क्वालिटी में। आइए बात करते हैं एनजीओ शरणम संस्थान के डायरेक्टर आदेश सक्सेना जी से। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि नाबार्ड के माध्यम से एनजीओ के द्वारा किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? नाबार्ड की एक पहल है और शरणम संस्थान का एक सहयोग है और प्रयास हमारे गांव के किसानों का है, जिससे कि बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेरी समझ में ये आता है कि जो तकनीकी जानकारियाँ हैं वो किसानों तक नहीं पहुँच पाती हैं, जिसको किसान तक पहुँचाने में नाबार्ड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और शरणम संस्थान उसमें सहयोगी की भूमिका अदा करता है। शरणम संस्थान देश में, प्रदेश में जो तकनीकी संस्थान हैं वहाँ से किसानों को जोड़ता है और उसमें हमारा जो जिसका सपोर्ट मिलता है, खास से तकनीकी सहयोग और फाइनेंशियल सपोर्ट, वो नाबार्ड का रहता है। जिसकी वजह से हम देखेंगे कि नाबार्ड ने किसान क्लब को के माध्यम से जो कार्यक्रम किए हैं, किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई है, किसानों को दूसरे क्षेत्रों में भी भ्रमण कराया है जहां जाकर के वो तकनीकी जानकारी ले पाए हैं। और सीधा सा मानना है कि अगर हमारे किसान की क्षमता वृद्धि होती है तो उसका आर्थिक विकास अपने आप हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है और ये सब करने में नाबार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जिसके लिए हम नाबार्ड के बहुत बहुत आभारी हैं। सक्सेना जी, ये शरणम संस्थान के द्वारा कितने किसान क्लब लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में खोले गए हैं? मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि नाबार्ड के सपोर्ट से शरणम संस्थान बाराबंकी ज़िले में काम कर रहा है और बाराबंकी ज़िले में हमने 240 किसान क्लब 6 ब्लॉक के अंदर गठित किए हुए हैं और हर किसान क्लब को 3 साल तक विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया गया है, जिसमें कि हमने उनको 3 साल के अंदर 6 तकनीकी विशेषज्ञों के साथ उनकी मीटिंग्स कराई हैं। हर 1 साल के अंतराल पे उनका एक अवेयरनेस मीटिंग बैठक कराई गई है और ये तो जो मीटिंग्स हैं ये 3-3 महीने या 6-6 महीने पे ऑर्गेनाइज होती ही होती हैं। साथ ही साथ हर मासिक बैठक होती है जो कि हमारे किसान क्लब के अपने द्वारा खुद आयोजित करते हैं। जी सक्सेना जी, जैसे क्लब है तो इसके सदस्य निश्चित रूप से होंगे, तो कितने सदस्यों का आप चयन करते हैं? इसका जो नाबार्ड की अपनी एक गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 12 से 14 लोग उसके अंदर रहते हैं, लेकिन एक क्लब के अंदर पूरा गांव भी एज ए मेंबर बन सकता है, ये माना जाता है। तो किसी क्लब में 12 लोग हैं, किसी में 20 लोग हैं, किसी में 25 लोग हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज 12 से 18 लोगों के बीच में रहता है। जी, किसी गांव में जब आप क्लब बनाते हैं, उसके सदस्यों का चयन करते हैं, तो कार्यक्रमों का संचालन फिर आप किस तरह से करते हैं? कार्यक्रम के संचालन करने के लिए जो प्रथम स्तर होता है उसमें तो हमारी जो अपनी टीम है, जो हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं वो क्षेत्र में है, वो जाकर के मीटिंग्स वगैरह कराते हैं, बैठक कराते हैं। फिर हमारा उद्देश्य होता है कि हम जो किसान क्लब है उसमें समन्वयक, सह समन्वयक और अदर सदस्य हैं उनको स्ट्रेंथन कर पाएं, उनकी क्षमता वृद्धि कर पाएं और आने वाले समय में वो लोग अपने कार्यक्रम को खुद ही संचालन करें। यही प्रक्रिया हम अपनाते हैं। तो जो किसान क्लब के सदस्य होते हैं तो वो किसान ही होते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है कि जितने किसान क्लबों का सदस्य, किसान क्लब है तो किसानों का ही समूह है, उसमें किसान लोग ही मेंबर होते हैं। उन्हें तकनीकी जानकारी आप किस तरह से दिलवाते हैं किसानों को? ये बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि तकनीकी ज्ञान का ही अभाव है।
किसान अपनी पारंपरिक खेती कर रहे हैं, लेकिन वो नई एडवांस जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें नाबार्ड का विशेष सहयोग रहता है और स्वर्णम संस्थान का एक प्रयास रहता है कि वो तकनीकी सहयोग जहां से मिल पा रहा है वो किसानों तक पहुंचाए। इसके लिए जो सरकारी विभाग बने हुए हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, लखनऊ में CMAP है, बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क है, इन सब विभागों का, इन सब जो रिसोर्स सेंटर्स हैं, इनका हम यूज़ करते हैं, इनकी सेवाएं लेते हैं। ग्राम सिकोना में पेपरमेंट प्लांट भी लगा है, जिसके बारे में बता रहे हैं मनोज कुमार वर्मा। देखिए यहाँ पर एक ये पेपरमेंट पेराई का प्लांट लगा हुआ है। अभी ये लोग फरवरी से मार्च में जो है पेपरमेंट की रोपाई करते हैं खेत में, और पेपरमेंट की जो नर्सरी डालते हैं वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो है इसकी नर्सरी पड़ जाती है। नर्सरी पड़ने के बाद में 3 महीने लग जाते हैं इस पेपरमेंट को खेत में उगाने में, और जब ये हमारी फसल 80 से 85 दिन की हो जाती है तभी ये हमारी पेपरमेंट पेराई योग्य हो पाती है। 80 से 85 दिन के बाद में हम इसकी कटिंग करते हैं मौसम को देखते हुए। जब हमारा मौसम बिल्कुल साफ होता है, ये प्रतीत होता है कि भी बारिश नहीं होगी, ऐसे मौसम को जब देख लेते हैं तब हम अपनी फसल की कटाई करते हैं। फसल काटने के उपरांत में उसको हम खेत में 1 दिन पड़ा रखते हैं, जिससे जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी सूख जाती हैं। सुबह जो है उसी कटी हुई पेपरमेंट को लेकर के इस प्लांट पर आते हैं। इस प्लांट पर आने के बाद में जो टंकी लगी हुई है, इस टंकी में जो है एक पानी भरा जाता है, नीचे लगभग 1 फीट पानी नीचे होता है, उसके ऊपर एक जाली लगी होती है। उस जाली के ऊपर जब 2 इंच पानी आ जाता है तब ये समझ लिया जाता है कि पेराई के लिए पर्याप्त पानी इस टंकी में हो गया है। जब पानी भरने के उपरांत में पेपरमेंट की जो फसल काट के लाई गई है उसको इस टंकी में डाला जाता है। दबाते हुए इसको जब हम पूर्णतया ऊपर तक भर लेते हैं, भरने के उपरांत फिर इसके ऊपर का ये जो ढक्कन है रखने के उपरांत इन बोल्टों से इसको टाइट कर दिया जाता है। टाइट करने के बाद में फिर झोंकाई शुरू की जाती है। इसमें जब झोंकाई शुरू की जाती है तो लगभग 45 मिनट तक उसको हम झोंकाई करते रहते हैं। झोंकाई करने के बाद 45 मिनट के बाद में इधर से जो है हमारा तेल निकलना शुरू होता है इस टंकी से, इस कोयल से होते हुए, जिसमें ये भी एक टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ और कोयल लगी हुई है। इस कोयल से घूमते हुए हमारा जो तेल और पानी दोनों एक साथ आकर के इस सेपरेटर में गिरना शुरू हो जाता है। इस सेपरेटर में तेल और पानी दोनों आता रहता है और ये लगभग 3 घंटे का जो है समय होता है। 3 घंटे तक ऐसे ही तेल और पानी इस सेपरेटर में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद हम समय समय पर लगभग जब तेल हमारा गिरना शुरू होता है उसके 1 घंटे के बाद से हम इसको नापना शुरू करते हैं। एक बोतल में लेते हैं और उस बोतल में ये देखते हैं कि हमारे इसमें तेल कितना बचा हुआ है। उस तेल को फिर हम देखते रहते हैं। जब वो बिल्कुल थोड़ा रह जाता है, ऊपर 1 अंगुल तेल बचता है, तो ये मान लिया जाता है कि हमारा जो तेल है वो लगभग खत्म होने वाला है। धीरे धीरे वो झोंकाई करते रहते हैं। लास्ट में जब बोतल लगाते हैं तो उसमें केवल पानी ही बचता है और तेल कोई भी मात्रा उस बोतल में दिखाई नहीं देती है। तो ये हम मान लेते हैं कि अब हमारे तेल का जो है पूरा आसवन हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम इस टंकी को झोंकाई बंद कर देते हैं और इस सेपरेटर को उठाकर बाहर रखते हैं। जब इसको हम बाहर रखते हैं तब इसमें जिससे पानी निकल रहा है उसमें फिर हम एक लकड़ी लगा करके बंद कर देते हैं और जहां पर तेल और पानी एक साथ सेपरेटर में गिरता है वहां पर केवल पानी डालना शुरू करते हैं। और एक नलकी वहीं सेपरेटर से लगी होती है जिससे तेल निकलता है। उसमें हम अपनी जो केन है उसको रखते हैं, उसमें जितना उधर से पानी डालते हैं उतना उस केन से तेल निकलता रहता है। धीरे धीरे एक टंकी में औसत जो है 6 से 7 किलो तेल निकल के आता है और जब तेल निकल आता है तब उसमें पानी बचता है, दिखाई पड़ता है। एक नीचे सारी टाइप की बनी होती है, उसके नीचे पानी होता है और उसके ऊपर जो है पूरा जो है पानी होता है, ऊपर का तेल निकल जाता है। ये जो प्लांट लगा हुआ है इसकी कीमत लगभग 35-40 हजार रुपये होती है। 35-40 हजार रुपये में किसान इस प्लांट को लगा लेता है, लेकिन ये बिल्कुल परंपरागत तरीके का है, यहीं का बना हुआ ये प्लांट है। इससे अच्छा भी प्लांट आता है जो सीमैप ने बना करके तैयार किया है, उसमें खतरे के कोई भी चांस नहीं होते हैं। ये जो प्लांट आपका लगा हुआ है ये कम पैसे में लग जरूर जाता है, लेकिन इसमें खतरे के चांस रहते हैं। ये जो है 5 साल तक लगभग चलता है प्लांट। एक बार लगा दिया जाए तो 5 साल लगभग ये चल जाता है।
लेकिन ये परंपरागत तरीके से बनाया हुआ प्लांट है जो चल रहा है। अच्छा प्लांट जो है सीमैप से लिया जा सकता है, जिसमें तेल की भी मात्रा अधिक निकलती है। इसमें पूरा का पूरा आसवन नहीं हो पाता है। जो सीमैप द्वारा बनाया गया प्लांट है उसमें लगभग पूरा तेल जो है निकल आता है। इससे 10% तेल जरूर उसमें अधिक निकलता है। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड बाराबंकी शेफाली अग्रवाल इस क्षेत्र में प्रभावी कार्य कर रही हैं। आइए बात करते हैं। और नाबार्ड का मुख्य कार्य ही है कि जो कृषि क्षेत्र में हमारा ऋण जा रहा है उसकी क्या दिशा होनी चाहिए, समुचित मात्रा में पहुंचे। ये नाबार्ड का मुख्य कार्य है जिसे वो विभिन्न बैंकों द्वारा कर रहा है। उसके साथ साथ नाबार्ड की यह भी सोच है कि अगर हमें अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो ग्रामीण स्तर पे जो ग्रामीण संगठन है, चाहे वो किसान के संगठन हैं, चाहे वो वहाँ की आधारभूत संरचनाएं हैं, इनको हमें सशक्त करना पड़ेगा। और इसके लिए जो ग्रामीणों के सशक्तिकरण के लिए हमारे बहुत से मंच हम लोग ग्रामीणों को उपलब्ध कराते हैं, जैसे कृषक क्लब है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, और इसी तरह से ग्राम क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं जैसे कि सड़क है, आपके नलकूप हैं, इनकी व्यवस्था करने के लिए भी नाबार्ड क्या फंड है RIDF करके, और उसके माध्यम से हम राज्य सरकार को ऋण मुहैया कराते हैं। शेफाली जी, आजकल किसान क्लब की बहुत चर्चा हो रही है जी। तो नाबार्ड के द्वारा NGO के माध्यम से ये किसान क्लब स्थापना करने का क्या उद्देश्य है? किसान क्लब जो है वो हम अपने विभिन्न चैनल पार्टनर्स, जिसमें कि NGO भी होते हैं, बैंक भी हो सकते हैं, KVK भी हो सकते हैं, इन सभी के माध्यम से हम किसान क्लब का प्रमोशन करते हैं। और जो मुख्य सोच थी, जो कृषक क्लब की स्थापना हुई, वो इस सोच के साथ आई कि किस तरह से हम किसान और बैंकों के बीच में एक अच्छा संबंध कायम कर सकते हैं, यानी बैंकों को भी हम अच्छे ग्राहक दिला सकें और किसानों को भी हम बैंक की सारी सुविधाएं आसानी से दिला सकें। धीरे धीरे इस सोच में विस्तार किया गया और आज हम केवल हम इसी बात पर नहीं कि हम बैंकों तक उनको कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा हम ये भी प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो कृषि क्षेत्र में नई तकनीकें आ रही हैं, नई सोच आ रही है, उसको जमीनी स्तर तक इन कृषक क्लबों के माध्यम से कैसे पहुंचा सकें। और इसके लिए हम अपने इस कृषक क्लब के माध्यम से काफ़ी प्रोग्राम करते हैं, और अगर आवश्यकता होती है, उनकी ज़रूरत होती है, तो उनको हम देश के किसी कोने में भी ले जा सकते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए। बाराबंकी में हरित शैवाल जैव उर्वरक बनाने की ओर भी किसान क्लबों के द्वारा बताया जा रहा है, तो ये क्या है? देखिए, हमने ये बाराबंकी में मेरे ख्याल से एक तरह से हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बहुत ये एक बार पहली बार किया, और इसमें हमने नील हरित शैवाल, जिसको कि ये लोग अपने धान की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, जिससे कि इनकी यूरिया पे जो इनकी निर्भरता है वो काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। तो इसको किसान जो है वो, जैसे कि आपने देखा अपने फील्ड के दौरान देखेंगे कि इन्होंने बहुत ही कम संसाधन में और अपने घर पर ही इसको कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं है, और उसको करके अपना खेती का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। शेफाली जी, इस क्षेत्र में मेंथा की भी खेती बहुत होती है, तो इस क्षेत्र के किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, तो इस तरह की जो समस्याओं का सामना करते हैं उनको किस तरह से किसान क्लब के द्वारा दूर किया जा रहा है? देखिए, मेंथा जो है यहाँ का प्रमुख कमर्शियल क्रॉप है, और करीब अगर आप देखा जाए तो बाराबंकी में 70,000 हेक्टेयर में मेंथा की खेती की जा रही है। मेंथा में जो दिक्कतें आ रही हैं किसानों के साथ में, वो सबसे पहले तो एक तो सिंचाई की लागत बहुत अधिक है, लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके हिसाब से जो हमारा मार्केट है वो नहीं बढ़ पा रहा है, किसानों को अच्छा मार्केट नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि उनका जो आय है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। तो और दूसरा कि जो उर्वरता है वो भी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ का जो किसान है वो 3 क्रॉप लेता है पूरे साल भर में, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी मिट्टी पर दबाव बढ़ रहा है, मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो रही है।
तो इसका असर कहीं ना कहीं मेंथा पर भी पड़ रहा है और दूसरी क्रॉप पे भी पड़ रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक तो वर्मी कंपोस्ट पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया और हमारे जितने भी किसान क्लब हैं उनमें हम लोगों ने एक तरह से निर्णय लिया है कि हम हर एक किसान क्लब में एक वर्मी कंपोस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी भी उस तरह का एक हमारा प्रयास है मिट्टी की उर्वरता के बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, हम लोग एक प्रयास में है कि क्या किसी तरह का हम इस तरह की उत्पादक कंपनी जिस तरह से हम और क्षेत्रों में कर रहे हैं, क्या मेंथा में भी की जा सकती है, जहाँ पर किसान जो है वो अपना माल इकट्ठा कर सके और एक कंपनी के रूप में उसको बेच सके। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर हम उसकी प्राइस में जो दिक्कत आ रही है वो कहीं ना कहीं पूरी कर पाएंगे। शेफाली जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार दिनांक 19 अगस्त से 25 अगस्त 2015 तक बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी एवं अरब सागर के दक्षिण पश्चिम में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने और मानसून की नाद ट्रफ लाइन की अक्ष प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से प्रवेश कर हिमालय के तलहटी क्षेत्रों से होकर गोरखपुर की ओर होने के कारण प्रदेश के पूर्वी, मध्य एवं तराई क्षेत्रों में मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे तथा 21 एवं 22 अगस्त को मध्यम वर्षा तथा लखनऊ एवं आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। प्रदेश के शेष क्षेत्रों में यथा पश्चिमी आगरा एवं अलीगढ़ मंडल एवं बुंदेलखंड झांसी मंडल के क्षेत्रों में आज हल्के से मध्यम बादलों की मौजूदगी के साथ हल्की वर्षा की सूचना है। प्रदेश के सभी भागों में दक्षिण पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी हवाएं 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इस सप्ताह प्रदेश में वर्षा से आच्छादित क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सप्ताह के प्रारंभिक 4 दिनों में औसतन 30 से 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 34 से 36 एवं न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता औसत रूप से 90 से 95% एवं न्यूनतम आर्द्रता 65 से 70% रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।